इसके अंदर हमने कम्प्लीटली जाना था कि अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन कब हो जाता है, यानी आफ्टर कंसेप्शन, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद कितने टाइम बाद अगर मिसकैरेज होता है तो उसको अबॉर्शन कहेंगे, हमने कहा था। और अबॉर्शन के रिगार्डेड कंप्लीटली जानकारी आपको दी थी और उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी, उम्मीद है आप सबको याद है। उसके बाद इसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन हमने लिया था, उसके बाद इसके एटियोलॉजी हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या कॉजेज होते हैं अबॉर्शन के पीछे। उसके अलावा हमने इसके टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर 2 टाइप के अबॉर्शन के टाइप्स हमने देखे थे, जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हमने देखा था, उसके अलावा इंड्यूस्ड अबॉर्शन हमने देखा था। उसके अंदर हमने स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर कंप्लीटली हमने जाना था कि कितने कितने टाइप से क्या क्या टाइप्स स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन के होते हैं, यानी एक नेचुरली अबॉर्शन हमने कहा था, मिसकैरेज हमने कहा था। इसके अंदर हमने थ्रेटन अबॉर्शन डिस्कस किया, देन इनविटेबल अबॉर्शन डिस्कस किया, देन कंप्लीट अबॉर्शन डिस्कस किया, देन इनकम्प्लीट, देन सेप्टिक और देन रिकरेंट अबॉर्शन डिस्कस किया, और फाइनली मिस्ड अबॉर्शन हमने यानी साइलेंट मिसकैरेज हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने कहा था कि इसके रिगार्डेड रिमेनिंग जो पोर्शन है अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो वो सेशन आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, यानी अबॉर्शन के बाद सेकंड सेशन अपना है, नेक्स्ट सेशन अपना है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन और मेडिकल मेथड ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यानी मेडिकल मेथड के थ्रू और सर्जिकली मेथड के थ्रू किस तरीके से अबॉर्शन करवाया जाता है, किस तरीके से अबॉर्शन किया जाता है लीगली तरीके से। इलीगली अबॉर्शन को क्या माना गया है, क्राइम माना गया है, यानी क्रिमिनल अबॉर्शन माना गया है, तो वो नहीं, लेकिन हम एक तरीके से लीगली अबॉर्शन के रिगार्डेड पढ़ेंगे और इलीगल अबॉर्शन के रिगार्डेड भी हम पढ़ेंगे कि कौन से अबॉर्शन इलीगल होते हैं, कौन से अबॉर्शन लीगल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं और आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन और उसके मेथड्स, मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसके रिगार्डेड कंप्लीटली जानकारी लेने वाले हैं। तो कंटिन्यूअसली बने रहे, कंसंट्रेशन के साथ बने रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर सेशन आप तक पहुँच सके। और साथ ही अगर अभी तक आप चैनल का मेंबर नहीं बने हैं, जीवन एजुकेशन का मेंबर नहीं बने हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से उसका मेंबर बन जाए और जितने भी फैसिलिटीज़, जितने भी स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका बेनिफिट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीटली इंड्यूस्ड अबॉर्शन के रिगार्डेड। इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जिसको प्लान्ड अबॉर्शन हमने कहा था कि एक प्लान्ड अबॉर्शन है, यानी इसको प्लानिंग करके किया जाता है, ऐसा नहीं होता है, स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली होता है, नेचुरली अबॉर्शन होता है, उसमें कोई किसी का इंटरफेयर नहीं होता है। लेकिन इंड्यूस्ड अबॉर्शन मीन्स, नाम से मीनिंग निकल रहा है, इंड्यूस्ड मतलब करवाया जाता है। इंड्यूस्ड मतलब क्या है, ये करवाया जाता है, यानी प्लानिंग करके अबॉर्शन करवाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लान्ड अबॉर्शन और प्लान्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको क्या कहेंगे, प्लान्ड अबॉर्शन भी कह सकते हैं और या फिर प्लान्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी हम कह सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको कंप्लीटली मैंने पहले इसके लास्ट सेशन के अंदर भी बता दिया था, तो यहाँ तक आपको याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रिगार्डेड आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है दैट इज ए मेथड ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन के जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन करवाया जाता है उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 2 मेथड्स काम में लिए जाते हैं, बेसिकली 2 मेथड्स यहाँ पर काम में लिए जाते हैं, 2 टाइप के मेथड्स काम में लिए जाते हैं, जिसके अंदर पहला मेथड है मेडिकल मेथड और दूसरा मेथड है सर्जिकल मेथड। यानी पहले मेथड के अंदर तो क्या दिया जाता है, मेडिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी केमिकल सब्सटेंस प्रोवाइड किए जाते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, जिससे उसका अबॉर्शन हो जाता है। दूसरी कंडीशन में पेशेंट के अंदर सर्जिकली क्या किया जाता है, इंसिजन वगैरह लगाकर, या सर्जिकली DNC आपने प्रोसीजर पढ़ा होगा, डायलेशन और कर्टेज आपने प्रोसीजर पढ़ा होगा, लास्ट सेशन के अंदर में मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको बताया था। तो DNC मोस्टली यहाँ पर यूज करते हैं। तो 2 मेथड्स हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन के अंदर, 2 मेथड्स हम पढ़ेंगे, मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। मेडिकल मेथड के अंदर जितने भी मेडिसिन हैं उनका यूज किया जाता है, यानी फार्मेकोलॉजिकल ड्रग यूज की जाती है और उससे अबॉर्शन करवाया जाता है, दैट इज अ मेडिकल मेथड। और सर्जिकली इंटरवेंट किया जाता है, दैट इज अ सर्जिकली मेथड। चलिए बढ़ते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है मेडिकल मेथड, पहला मेथड है आपका मेडिकल मेथड। और मेडिकल मेथड नाम से मीनिंग निकल रहा है, जैसा कि मैंने बता दिया, मेडिकेशंस यहाँ पर यूज किए जाते हैं, यानी फार्मेकोलॉजी जो होता है उसको यूज किया जाता है, फार्मेकोलॉजिकल ड्रग को यूज किया जाता है और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर मेडिकल abortion refers use to pharmacological drug
टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यानी अबॉर्शन करवाने के लिए फार्मेकोलॉजिकल ड्रग का यूज किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, अबॉर्शन करवाया जाता है। ऐसी जो मेथड है, ऐसा जो मेथड है उसी को मेडिकल मेथड्स कहा जाता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा, मेडिकल मेथड ऑफ टर्मिनेशन। तो सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि फार्मेकोलॉजिकल जितने भी ड्रग्स है यानी मेडिसिन, मेडिकल मेथड से मतलब क्या है, मेडिसिन यूज की जाती है और मेडिसिन यूज करके क्या किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है प्रेगनेंसी को। दैट कंडीशन इज नोन एज, दैट मेथड इज नोन एज मेडिकल मेथड। आई थिंक क्लियरली याद हो गया होगा और दिमाग में घुस गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका सेकंड मेथड, दैट इज सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड मींस आपको नाम से मीनिंग निकल रहा है कि सर्जिकली इंटरवेंशन इसके अंदर किया जाता है। और इसके अंदर बेसिकली अपन कहें तो डी एंड सी यहाँ पर किया जाता है, या फिर डी एंड ई यहाँ पर किया जाता है। डायलेशन एंड इवैक्यूएशन किया जाता है, या फिर डायलेशन एंड कर्टेज किया जाता है। ये दो बेसिकली मेथड्स हैं जो कि उम्मीद है आपने पढ़ा होगा ओबीजी के रिगार्डिंग, जब भी आप एकेडमिक सेशन में थे, जब भी आप नर्सिंग कर रहे थे, तो उसके अंदर आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इनको पढ़ा होगा। चलिए क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर देना है तो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना भी पड़ेगा। देखिए, सर्जिकल अबॉर्शन रेफर्स यूज ऑफ ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सिंपल सी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो सर्वाइकल यानी ट्रांस सर्वाइकल जो प्रोसीजर होते हैं उनको यूज करके क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। लाइक जैसे कि उसके अंदर इंक्लूड किया गया है जैसे कि वैक्यूम एस्पिरेशन, वैक्यूम प्रेशर जनरेट करके एस्पिरेशन किया जाता है, यानी जो भी प्रोडक्ट प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस के अंदर है वहाँ पर वैक्यूम प्रेशर जनरेट किया जाता है। वैक्यूम प्रेशर जनरेट करके जो भी प्रोडक्ट है, कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, उसको क्या कर लिया जाता है, एक्सपायर कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। जैसा कि आपने एक मूवी थी उसके अंदर देखा होगा, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा बीच में तो मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर भी वैक्यूम, उसके अंदर हालांकि एबॉर्शन नहीं करवाया गया था, उसके अंदर वैक्यूम डिलीवरी करवाया गया था, उसके वैक्यूम प्रेशर जनरेट करके प्रेगनेंसी में डिलीवरी करवाया था आई थिंक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली समझ में आ रहा होगा क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर है, यानी सर्जिकल यहाँ पर प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं और उनके थ्रू क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, जिसके अंदर वैक्यूम प्रेशर आप लगा सकते हैं, वैक्यूम के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा डायलेशन एंड कर्टेज आप कर सकते हैं, यानी डी एंड सी आप कर सकते हैं, या फिर डी एंड ई आप कर सकते हैं। डायलेशन एंड कर्टेज आप कर सकते हैं, या फिर डायलेशन एंड इवैक्यूएशन आप कर सकते हैं। तो बेसिकली उम्मीद है दोनों जो मेथड ये आपको समझ में आ गए होंगे। पहला मेथड जो हमने पढ़ा है वो मेडिकल मेथड है। मेडिकल मेथड के अंदर फार्मेकोलॉजिकल जितनी भी ड्रग्स है उनका यूज़ किया जाता है, यानी हार्मोनल ड्रग्स होती हैं जिनका यूज करके जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसको क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। सर्जिकल मेथड के अंदर सर्जिकली इंटरवेंशन किया जाता है, यानी ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर काम में लिया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली जो नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं वैक्यूम एस्पिरेशन कर सकते हैं, या फिर डी एंड ई कर सकते हैं, यानी डायलेशन और इवैक्यूएशन कर सकते हैं, या फिर डायलेशन और कर्टेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, रिमूवल कर लिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो अबॉर्शन करवाया जा रहा है वो कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहा जाता है, जिसके अंदर दो टाइप्स हमने पढ़े, मेडिकल और सर्जिकल। आगे बढ़ते हैं, अब डिटेल से दोनों को वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मेथड, और मेडिकल मेथड के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं, उनका क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, और क्यों यूज की जाती है, क्यों यूज नहीं की जाती है, कब कब यूज़ की जाती है, कब यूज़ करने पर वो यूज़फुल होती हैं, कब फायदेदार होती है, वो सारा कुछ अपन डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, और मेडिकल मेथड के अंदर ही अपन डिस्कस करेंगे, मेडिकल मेथड के अंदर ही डिस्कस करेंगे मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, MMA। याद रखेगा, हर जगह फुल फॉर्म नहीं बताया जाएगा आपको, केवल शॉर्ट फॉर्म बताया जाएगा, MMA, यानी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। देख लीजिएगा, याद रखेगा, हर जगह आपको फुल फॉर्म नहीं बताया जाएगा, ठीक है, याद रखेगा, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन,
ठीक है। तो क्या होता है मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। आई थिंक आपको माइंड में एक थिंकिंग बन गया होगा कि मेडिकल मेथड यूज करके अबॉर्शन करवाया जा रहा है, यानी वहाँ पर फार्मेकोलॉजिकली ड्रग यूज करवा के क्या करवाया जा रहा है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसीजर को या ऐसे मेथड को क्या कहते हैं, या ऐसे अबॉर्शन को क्या कहते हैं, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन कहते हैं। आई थिंक याद हुआ होगा, आई थिंक दिमाग में बैठा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इसके अंदर, क्या क्या अपने को याद रखना है। चलिए, MMA इज अ नॉन सर्जिकल और नॉन इन्वेजिव मेथड। ये क्या है, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन क्या है, नॉन सर्जिकल मेथड है, यानी इसमें कोई सर्जरी नहीं की जाती है, क्योंकि मेडिकल मेथड हम पढ़ रहे हैं तो केवल मेडिकल यानी फार्मेकोलॉजिकली यूज किया जाता है, कोई सर्जरी यहाँ पर नहीं की जाती है। नॉन इन्वेसिव मेथड है, कोई यहाँ पर कटिंग वगैरह नहीं की जाती, बिल्कुल इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव मेथड्स हैं। और हालांकि यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा इसके अंदर एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, ज़्यादा खर्चा भी इसके अंदर नहीं रहता है, जो मेडिसिन आती हैं उन्हीं का ही जो खर्चा होता है वही रहता है, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो MMA क्या है, यानी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन क्या है, नॉन सर्जिकल मेथड है। उसके अलावा नॉन इन्वेसिव मेथड है फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए बाय यूजिंग अ ड्रग, यानी इसमें क्या किया जाता है, ड्रग यूज किया जाता है। सिंगल भी यूज कर सकते हैं ड्रग को, और कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं, यानी अकेली सिंगल एक ड्रग से भी यूज कर लिया जाता है, और सिंगल ड्रग से अगर इफेक्टिव नहीं रहता है तो फिर कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, यानी दो से ज़्यादा ड्रग्स आपस में मिलाकर कंबाइन करके दी जाती हैं, तब अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल भी यूज करते हैं और डबल भी यूज कर सकते हैं, यानी याद रखिए मेडिकल मेथड ऑफ टर्मिनेशन के अंदर क्या है, ये नॉन इन्वेसिव मेथड है, क्या है, नॉन सर्जिकल मेथड है, नॉन इन्वेसिव मेथड है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ड्रग का यूज किया जाता है। अब सिंगल ड्रग भी यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग भी यूज कर सकते हैं। याद रखें डेफिनेशन, आई थिंक क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इट कैन बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर। देखिए जो मेडिकल मेथड ऑफ टर्मिनेशन है ये ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर अवेलेबल होता है, यानी इसके रिगार्डेड जो भी फार्मेकोलॉजिकल मेडिसिन होती हैं वो हर लेवल का हेल्थ केयर सिस्टम हो, हर लेवल के हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर मिलती हैं, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे वो PSC हो, चाहे CSC हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, हर जगह इसके रिगार्डेड जो मेडिसिन होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, इंक्लूडिंग प्राइमरी लेवल से लेकर टर्सरी लेवल और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक सब जगह इसकी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। किसकी, MMA की, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन की, यानी इसके रिगार्डेड जो भी फार्मेकोलॉजिकल ड्रग यूज की जाती है वो सारी हर लेवल पर अवेलेबल होती है, हर लेवल पर इसके रिगार्डेड फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट और यहाँ पर लिखा हुआ है, इट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन द आउट पेशेंट बेसिस। और ये जो मेडिसिन होती हैं बेसिकली आउट पेशेंट बेसिस पर ये दी जाती है, आउट पेशेंट बेसिस पर ये दी जाती है, यानी पेशेंट आया, मेडिसिन ली, कंसल्ट किया, आपस में काउंसलिंग की और पेशेंट को क्या कर दिया, मेडिसिन दे दी, और मेडिसिन देने के बाद वो घर चला गया। तो इस बेसिस पर भी ये मेथड्स यूज किया जाता है, बेसिकली इस बेसिस पर यह मेथड्स यूज किया जाता है। एंड सिंप्लीफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेस एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द वैक्यूम एस्पिरेशन प्रोसीजर, यानी इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई रिक्वायर्ड वैक्यूम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सिंपली कहे तो आउट पेशेंट बेसिस पर ये काम होता है, यानी जो MMA होता है यानी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन होता है वो क्या होता है, आउट पेशेंट बेसिस पर प्रोसीजर होता है, आउट पेशेंट बेसिस पर ये करवाया जाता है, यानी मेडिसिन से ड्रग पहले आता है, पेशेंट क्लाइंट आता है, कपल्स आता है, वो डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से क्या करता है, कंफर्म करता है डॉक्टर से, और उससे काउंसलिंग लेता है कि ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से ये करवाना है। उसके बाद वो कंसल्ट कर देता है कि हाँ आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, तो फिर वो मेडिसिन वगैरह लिख के दे देता है और चला जाता है। लेकिन उस कंडीशन में हर कोई कपल, हर कोई पर्सन ये एबॉर्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा एबॉर्शन करवाना क्राइम होता है, एबॉर्शन करवाना क्राइम होता है, इसलिए हर कोई पर्सन एबॉर्शन नहीं करवा सकता। इसीलिए एक प्रैक्टिशनर की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिशनर जब कंसल्ट करेगा, प्रैक्टिशनर जब प्रीफर करेगा तो ही उसको मेडिसिन मिलेगी, तो ही वो एबॉर्शन करवा सकता है, अदरवाइज इसको करवाना एक क्राइम माना जाता है, अपराध माना जाता है, इसलिए एबॉर्शन डायरेक्टली नहीं करवाया जाता है। कुछ कंडीशन होती हैं, यानी कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन होते हैं, उन कंडीशन में अगर पेशेंट को
जरूरत पड़ी है, अगर पेशेंट को अगर कोई हार्मफुल हो सकता है तो ऐसे कंडीशन में अबॉर्शन करवाने के लिए डॉक्टर कंसल्ट करता है, तभी डॉक्टर है परमिशन देता है, अदरवाइज नहीं करवाया जाता है, अदरवाइज डॉक्टर उससे मना कर देता है। अगर वो कहता है तो फिर आगे की प्रोसेस जो होती है आप सबको पता होगा। लेकिन अबॉर्शन जो होता है क्राइम होता है, क्रिमिनल अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। अगर इनलीगली करवाया जाता है तो फिर क्रिमिनल अबॉर्शन होता है वो कहते हैं, यानी अपराधी अबॉर्शन कहते हैं, जो कि नहीं करवाना चाहिए। और लीगली करवाते हैं तो वो उसके रिगार्डेड कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो कि अपन आगे देखेंगे। तो मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन के रिगार्डेड जो कॉमन बातें हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, आई थिंक आपको याद हैं और आई थिंक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या मेडिसिन यूज करेंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इंडिकेशन देखेंगे कि मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन के रिगार्डेड क्या क्या इंडिकेशन है, यानी एक कपल, एक पर्सन, एक लेडी, एक फीमेल कब अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एक लेडी, एक प्रेग्नेंट लेडी या एक प्रेग्नेंट या फिर कपल लीगली कब जाकर अबॉर्शन करवा सकता है, क्या क्या उसके अंदर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि एक डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट उसको परमिट कर देती है अबॉर्शन करवाने के रिगार्डेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके इंडिकेशन, पर्टिकुलरली इंडिकेशन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और मेंबर नहीं बने तो जरूर मेंबर बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिकेशन ऑफ MMA, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन के इंडिकेशन, कब कब इंडिकेशन होता है, कब कब करवाया जाता है मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, लीगली तरीके से कब अबॉर्शन करवाया जा सकता है, उसके क्या क्या इंडिकेशन है। चलिए पहला इंडिकेशन है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट इन फीटस। अगर लेडी के अंदर क्या देखने को मिला है, लेडी के अंदर यानी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या देखने को मिला है, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह करवाई, यानी कुछ इन्वेस्टिगेशन वहां पर हुए, कुछ इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर ने गायनेकोलॉजिस्ट ने करवाए। अगर फीटस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही हैं, फीटस के अंदर कोई किसी भी टाइप की कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, कोई एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं, तो उस कंडीशन में भी गवर्नमेंट और डॉक्टर क्या करता है, उस कपल को, उस पेशेंट को, उस लेडी को क्या कर देता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रिगार्डेड या मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन के रिगार्डेड क्या कर देता है, परमिट कर देता है। यानी वो लेडी क्या करवा सकती है, अबॉर्शन करवा सकती हैं। क्यों? क्योंकि फीटस के अंदर कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है तो उसको डिलीवर्ड करने का भी कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उसको परमिशन मिल जाती है। यानी पहला इंडिकेशन है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट इन फीटस। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण से अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तब भी क्या करवाया जा सकता है, यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन या मेडिकल मेथड यूज करके उसका अबॉर्शन करवाया जाता है। उसके अलावा मेंटल इलनेस ऑफ मदर, अब ऐसी कंडीशन है कि मदर मेंटली इल है, अब मेंटली इल है, मदर खुद ही मेंटली इल है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो अगर वो क्या करती हैं, बेबी को अगर बर्थ भी करवा देती हैं तो उसकी केयर कहाँ से करेगी। इसीलिए अगर मेंटली मदर है, डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो उस ऐसी कंडीशन में भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है। उसके अलावा कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिस्की फॉर लाइफ ऑफ मदर, अगर ऐसा पाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन से, अल्ट्रासोनोग्राफी से काफ़ी सारे जो इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं डॉक्टर के थ्रू, गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू, अगर ऐसा पाया जाता है कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, तो उसमें मदर की रिस्क हो सकती है, मदर की लाइफ को रिस्क हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक 4-5 जो अबॉर्शन के इंडिकेशन हमने पढ़े वो आपको याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट को, अगर प्रेग्नेंट लेडी को क्या हो गया है, हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी अबॉर्शन प्रीफर किया जाता है, यानी अबॉर्शन करवा सकती हैं लेडी। क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर हाइपरटेंशन है
और बीपी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लेडी को क्या होगा, लेडी की रिगार्डेड लेडी की लाइफ क्या हो सकती है, रिस्की हो सकती है। तो लेडी की लाइफ को बचाने के लिए वहां पर एबॉर्शन को प्रीफर किया जाता है। उसके अलावा अगर पेशेंट को सीवियर एनीमिया है, अगर लेडी को सीवियर एनीमिया है यानी हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गई है, अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम से भी 8 ग्राम से भी कम हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी एबॉर्शन करवाया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में भी परमिशन दी जा सकती है लीगली तरीके से। उसके अलावा कंफर्म और सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर ऐसा पाया गया है, इन्वेस्टिगेशन जो करवाई गई है, सोनोग्राफी जो करवाई गई है, उनके अंदर ऐसा पाया गया है कि जो प्रेगनेंसी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रेगनेंसी हैं वो कंफर्म या सस्पेक्टिव एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। लेकिन अगर आउटसाइड पर यानी यूट्रस के आउटर साइड में या यूट्रस के बाहर या यूट्रस के अलावा कहीं और पार्ट के अंदर प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। और मोस्टली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है वो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, यानी फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है। अगर ऐसा पाया गया है सोनोग्राफी से या इन्वेस्टिगेशन से कि प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है या तो कंफर्म है या सस्पेक्टेड किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी एबॉर्शन करवाया जा सकता है। उसके अलावा अनडायग्नोसिस एडेनेक्शल मास, अनडायग्नोसिस एडेनेक्शल मास, ये एडेनेक्शा पहले भी आया था एक जगह, मैंने आपको बताया था, आई थिंक आपको याद होगा, आई थिंक पेन के रिगार्डेड ये हमने पढ़ा था। तो एडेनेक्शा मतलब होता है, एडेनेक्शा मतलब होता है जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहां पर जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं जो अटैचमेंट करवाते हैं, लिगामेंट्स वगैरह होते हैं जो अटैचमेंट करके रखते हैं, उन्हीं को एडेनेक्शा कहते हैं। यानी अनडायग्नोसिस एडेनेक्शा मास, यदि अलग तरीके से या फिर एक्स्ट्रा मास वहां पर देखने को मिल रहा है, यानी एडेनेक्शल मास वहां पर आपको देखने को मिलता है, मास वहां पर आपको देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में भी एबॉर्शन करवाया जा सकता है। उसके अलावा क्या करवाया जा सकता है, उसके अलावा कब एबॉर्शन करवाया जा सकता है, तो इन केस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, अगर लेडी को, अगर पेशेंट को, अगर प्रेग्नेंट लेडी को हार्ट रिगार्डेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी लेडी को एबॉर्शन करवाने के लिए प्रीफर किया जा सकता है, यानी उसके अंदर एबॉर्शन करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर उसको क्या हो रहा है, हार्ट रिगार्डेड प्रॉब्लम है। अब ऐसी कंडीशन में हार्ट रिगार्डेड प्रॉब्लम है, तो अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है, तो उसके अंदर रिस्की हो सकता है, उसकी लाइफ के रिगार्डेड वो रिस्की हो सकता है, इसलिए वहां पर प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एंजाइना हो सकता है या वॉल्वुलर डिजीज हो सकता है, एरेथमियाज हो सकते हैं या फिर अदर सडनली अटैक हो सकता है। ऐसी अगर कंडीशन है, यानी हार्ट रिगार्डेड जितनी भी प्रॉब्लम है अगर पेशेंट को है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट से कहा जाता है कि आपको एबॉर्शन करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करवाया तो हो सकता है आपकी लाइफ के रिगार्डेड वो रिस्की हो सकता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक एबॉर्शन के रिगार्डेड कौन सी लेडी या किस लेडी के अंदर एबॉर्शन करवाया जाता है, उसके इंडिकेशन हमने पढ़ा। यानी अगर लेडी को कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें लेडी की लाइफ को रिस्क है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करवाया जाता है, एबॉर्शन करवाया जा सकता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी, उसके बाद हमने उसके इंडिकेशन पढ़े कि किस किस कंडीशन में एबॉर्शन करवाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे फाइनल नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ MMA, यानी मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन। देखिए, इंडिकेशन मतलब तो यूज, यानी कहां पर उसको यूज करना चाहिए, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर उसको यूज नहीं करना चाहिए। यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन को अवॉइड करना चाहिए, यानी ऐसी कंडीशन में पेशेंट के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती हैं। क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन हम पढ़ रहे हैं, और ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं जिसके अंदर इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको नहीं करवाना चाहिए, यानी मेडिकल मेथड्स को यूज नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं? चलिए बढ़ते हैं, वन बाय वन जानते हैं। पहला पॉइंट यहां पर देखिए, वोमेन
who are not sure about the last menstrual period with lactational amenorrhea। अगर ऐसा लगता है, अगर ऐसा पाया गया है कि जो लेडी हैं उसको खुद को ये पता नहीं है कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था, कब आया था, तो ऐसी कंडीशन में भी अब अपने को क्या नहीं करना चाहिए, मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी वहाँ पर लैक्टेशनल एमेनोरिया भी देखने को मिल सकता है और इस कारण से भी हमें वहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, ये मेथड्स यूज नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट को लग रहा है कि नहीं प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो ऐसा श्योर नहीं है। अगर पेशेंट को पता नहीं है कि उसकी लास्ट डेट क्या थी, यानी LM जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट होती है वो उसको पेशेंट को खुद को पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है, क्योंकि हो सकता है उसको एमेनोरिया लैक्टेशनल एमेनोरिया हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ इसलिए एमेनोरिया हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये मेथड्स यूज नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये मेथड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी विद IUCD इन situ, यानी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्रेगनेंसी है लेकिन IUCD इन situ है। ठीक है, यानी IUCD टू बी रिमूव बिफोर द गिविंग MMA। IUCD क्या है, IUCD क्या है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, ये है। अब ऐसी कंडीशन है तो उसमें पहले क्या किया जाता है, IUCDs को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, देन MMA को यूज किया जाता है। अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं, अगर पेशेंट के अंदर IUCDs इन situ है, तो ऐसी कंडीशन में भी एबॉर्शन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है, यानी मेडिकल मेथड्स ऑफ एबॉर्शन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। उसके अलावा कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है, प्रेगनेंसी विद यूटेराइन स्कार। अगर ऐसा पाया गया है कि लेडी के अंदर यूटेराइन स्कार है, प्रेगनेंसी है लेकिन यूटेराइन स्कार है, तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं करवाया जाता है। ऐसी कंडीशन में भी मेडिकल मेथड्स को यूज नहीं करना चाहिए। यूटेराइन स्कार मींस हिस्ट्री ऑफ लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन। अगर प्रीवियसली लेडी के अंदर LSCS हुआ है, LSCS क्या है, ये क्या है, एक तरीके से जब इसके पहले लास्ट टाइमिंग में जब उसको प्रेग्नेंट हुई होगी, उस टाइमिंग में जो डिलीवरी हुई होगी वो इस कंडीशन में हुई होगी, यानी सिजेरियन सेक्शन से अगर डिलीवरी हुई है तो नेक्स्ट टाइमिंग में उसको ये मेथड्स यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, LSCS यूज नहीं, अगर LSCS प्रीवियसली हुआ है लेडी के अंदर तो फिर ऐसी कंडीशन में MMA को अवॉइड करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया है। उसके अलावा अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हिस्टेक्टोमी हुई है, प्रीवियसली हिस्टेक्टोमी या मायोमेक्टोमी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी MMA को अवॉइड किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियरली आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट अपन मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेगनेंसी विद फाइब्रोड। अगर लेडी के अंदर फाइब्रोड बनी हुई हैं, फाइब्रोइड्स हैं लेडी के अंदर, तो भी मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन को यूज नहीं किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। अगर प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के अंदर फाइब्रोइड्स है तो वैसी कंडीशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है MMA को। आई थिंक याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जाता है मेडिकल मेथड द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुमेन ऑन एंटी ट्यूबरकल ड्रग। अगर लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, अगर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग उसके अंदर चल रही है, यानी रिफाम्पिसिन अगर चल रही है, यानी एंटी TB, यानी TB के अगेंस्ट वो क्या कर रही है, मेडिसिन ले रही है। एंटी TB यानी TB कूलर, यानी ट्यूबरकुलोसिस की जो ड्रग अगर मेडिसिन ले रही हैं, ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं, यानी TB ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग होती हैं उसकी ड्रग अगर ले रही हैं लेडी, अगर वो ड्रग ले रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी मेडिकल मेथड्स ऑफ एबॉर्शन को काम में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, याद रखना है, ऐसी कंडीशन में भी इसको काम में नहीं लेना चाहिए। कैसी कंडीशन में, कि अगर मेडिसिन ले रही हैं, कौन सी मेडिसिन, TB की मेडिसिन ले रही है लेडी, तो ऐसी कंडीशन में भी MMA को यूज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कौन सी कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, तो अगर लेडी हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, लेडी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तब भी MMA को क्या करना है, अवॉइड करना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो स्टार्टिंग से हमने पढ़ा
इसके डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, देन इंडिकेशन अपने पढ़े, देन हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़े, और फाइनली हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रग यूज्ड इन MMA, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन के अंदर कौन कौन सी ड्रग हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि यूज की जाती है, कौन कौन सी मेडिसिन को काम में लिया जाता है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इसके बारे में, अगर नहीं है तो ध्यान से देखें, कंसंट्रेशन के साथ देखें, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपके यही पाले पड़ने वाली हैं, यही काम में आने वाली हैं, यही आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रग यूज्ड इन मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन यानी MMA के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है। सबसे पहले जो ड्रग यूज की जाती है, रिकमेंडेड ड्रग फॉर MMA आर मेपिफ्रिस्टोन। याद रखे, इससे क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, और जो ऑब्जेक्टिव्स पेपर देने वाले हैं उनके रिगार्डेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। मेपिफ्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल, याद रखें, मेपिफ्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल ये MMA के अंदर यूज की जाने वाली मेडिसिन होती हैं। मेपिफ्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल याद रखिए, दोनों मेडिसिन हैं जो कि MMA के अंदर यानी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन के अंदर यूज की जाती है। याद रखें, रिकमेंडेड ड्रग फॉर MMA आर द मेपिफ्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल। याद रखें, पहली ड्रग है मेपिफ्रिस्टोन, सेकंड ड्रग है मीजोप्रोस्टोल, दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है, भूलना नहीं है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो ये किस टाइप की ड्रग है, तो याद रखें ये शेड्यूल H की ड्रग है, शेड्यूल H की ड्रग है, दे आर शेड्यूल H ड्रग एंड आर टू बी सोल्ड ऑन बाय प्रिस्क्रिप्शन। याद रखें, ये ऐसी ड्रग है यानी मेपिफ्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल ऐसी ड्रग है जिनको H शेड्यूल ड्रग बोला जाता है। H शेड्यूल ड्रग से मतलब क्या है सर, अगर कोई भी ड्रग H शेड्यूल के अंदर है यानी H शेड्यूल की ड्रग को डायरेक्टली सेल नहीं किया जाता है, डायरेक्टली बेचा नहीं जा सकता है, डायरेक्टली आप खरीद नहीं सकते, यानी मेडिकल से जाकर इस ड्रग को आप लेकर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये H ग्रुप की ड्रग है या H शेड्यूल ड्रग है। इसके रिगार्डेड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस ड्रग को नहीं दिया जाता है। याद रखें, H शेड्यूल ड्रग इसको माना गया है। ड्रग कौन कौन सी, मेपिफ्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोन दोनों ही H ग्रुप की ड्रग है, H शेड्यूल की ड्रग है। इनको डायरेक्टली बेचा खरीदा नहीं जाता है जब तक कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं होता है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली ये प्रिस्क्रिप्शन करता है, केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको प्रिस्क्रिप्शन करता है, तभी जाकर आपको ये मेडिसिन अवेलेबल होगी, तभी ये मेडिसिन आपको मेडिकल वाला देगा, अदरवाइज नहीं देगा। याद रखिए, H शेड्यूल की ये ड्रग हैं, इसीलिए इनको खरीदा और बेचा नहीं जाता विदाउट परमिशन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेपिफ्रिस्टोन है वो किस टाइप की ड्रग है, आप सबको पता चल गया, H शेड्यूल की ड्रग है दोनों, मेपिफ्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल। चलिए ये किस तरीके से काम करती हैं ये देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पहली ड्रग दैट इज मेपिफ्रिस्टोन, और मेपिफ्रिस्टोन किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से अबॉर्शन करवाती हैं। चलिए बढ़ते हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें अपन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन MOA। याद रखें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से ये करती हैं, तो ध्यान रहे, मेपिफ्रिस्टोन इज एन एंटी प्रोजेस्टिन। याद रखिए कौन सी ड्रग है, एंटी प्रोजेस्टिन ड्रग है। याद रखिए, एंटी प्रोजेस्टिन ड्रग दैट ब्लॉक द प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, जो कि क्या करती हैं, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसके रिसेप्टर को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। अब जब प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गए तो प्रोजेस्टेरोन बनेगा, नहीं बनेगा। और कहां पर काम करती है, कौन से रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर इन द एंडोमेट्रियम, यानी यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर के अंदर क्या होते हैं, ये एक्ट करती है, और वहां पर जितने भी प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। और ऐसी कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा, और ऐसी कंडीशन में वहां पर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और नेक्रोसिस देखने को मिलेगा क्यों, नेक्रोसिस ऑफ यूटेराइन लाइनिंग, जो यूटेरस के अंदर की लाइनिंग है उसमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, जिससे डीअटैचमेंट हो जाएगा इम्प्लांट एम्ब्रियो।
इम्प्लांट एम्ब्रियो क्या होगा, डीअटैचमेंट हो जाएगा, जो कि कोज करेगा एबॉर्शन को। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लाइन में आपको समझ में आया होगा कि मेफिप्रोस्टोन क्या है, एच शेड्यूल की ड्रग है, बेचा नहीं जाता, खरीदा नहीं जाता जब तक कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो। अगर खरीद लिया जाता है, बेच लिया जाता है तो फिर वो क्राइम माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी कर दिया, आपको दे भी दिया, तो आपको जानना है, आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ही आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे करती है, एक्शन कैसे करती है। तो सिंपल सी बात है, ये किस टाइप की ड्रग है, एंटी प्रोजेस्टिन ड्रग है। एंटी प्रोजेस्टिन ड्रग है जो कि ब्लॉक कर देती हैं प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को। जो एंडोमेट्रियम होती हैं यानी इनर मोस्ट लेयर होती हैं यूट्रस की, उस लेयर में जो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, जो कि कोज करते हैं। अगर रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा, रिलीज नहीं होगा। अगर रिलीज नहीं होगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली नेक्रोसिस होने लगेगा। यूटेराइन लाइन होती है, वहां पर वो क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस होने लगा, क्योंकि वहां पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वगैरह स्टॉप हो जाते हैं। उस कंडीशन में जो भी एम्ब्रियो इम्प्लांट वहां पर हुआ है उसका डीअटैचमेंट हो जाता है, यानी वहां से वो रिमूव हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। तो किस तरीके से मेफिप्रोस्टोन ने अपना काम किया हुआ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा काम है कि एंडोमेट्रियम पर जाता है, वहां पर एक्ट करता है। कहां पर एक्ट करता है, जो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं वहां उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक हो गए तो वहां पर कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, सीक्रेट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में वहां पर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, यूटेराइन लाइन के अंदर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, और ऑटोमेटिकली जो इम्प्लांट हुआ एम्ब्रियो है वो डीअटैचमेंट हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। आगे देखिए, इट ऑल्सो कोज द सर्वाइकल सॉफ्टनिंग। ये जो अपन क्या देंगे, मेडिसिन देंगे यानी मेफिप्रोस्टोन देंगे, ये सर्वाइकल सॉफ्टनिंग करता है, यानी सर्विक्स में जाता है, वहां पर एक्ट करता है और सर्विक्स को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, और वहां पर ये क्या करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन करवाता है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण से यूट्रस के अंदर जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, या इम्प्लांट जो एम्ब्रियो है वो डीअटैच हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दो बेसिकली यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये डायरेक्टली एंडोमेट्रियम पर काम करेगा, वहाँ पर जो भी प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद ऑटोमेटिकली वहां पर नेक्रोसिस होने लगेगा, और जो भी इम्प्लांट एम्ब्रियो है वो डीअटैच वहां से हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एबॉर्शन हो जाता है। या फिर अगर ये याद नहीं रहता है तो ये मेफिप्रोस्टोन जो ड्रग है वो सर्विक्स पर जाकर वर्क करती है, सर्विक्स को क्या कर देती है, सॉफ्ट करवा देती है, यानी वहां पर सॉफ्टनिंग हो जाएगी, और सॉफ्टनिंग होने के बाद वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन है उसका क्या हो जाएगा, सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में यूटेराइन के अंदर जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जिसके कारण से भी एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। आई थिंक क्लियरली आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेफिप्रोस्टोन का काम आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड जो ड्रग है मिजोप्रोस्टोल, उसका काम अपन देखते हैं। इसका क्या काम है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ते हैं, MOA हम पढ़ते हैं किसका, मिजोप्रोस्टोल का। देखिए, मिजोप्रोस्टोल इज अ सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1। क्या है, सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है। याद रखें, एनालॉग मतलब ये अपोजिट वर्क करती हैं। याद रखें, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एनालॉग है, यानी इसके अगेंस्ट क्या करती हैं, अपोजिट वर्क करती हैं। आगे देखते हैं, इट बाइंड टू द मायोमेट्रियम सेल। ये ड्रग, ये जो मिजोप्रोस्टोल अपन देंगे, वो ड्रग क्या करती हैं, सीधी जाती हैं मायोमेट्रियम सेल पर, मायोमेट्रियम सेल के साथ बाइंड हो जाती हैं, एंड कोजिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और वहां पर स्ट्रोंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करती है, यानी जल्दी और काफी जबरदस्त वहां पर कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। यूट्रस के अंदर यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जल्दी और जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन वहां पर करवाने लग जाती है। और ऐसी कंडीशन में जब वहां पर क्या होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सर्विक्स क्या हो जाएगी,
सॉफ्ट हो जाएगी, यानी सर्वाइकल सॉफ्टनिंग वहां पर देखने को मिलेगा। और सर्वाइकल सॉफ्टनिंग होगा, डायलेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में भी अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी वहां पर अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। दिस लीड टू एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम द यूट्रस। और ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या काम है मीजोप्रोस्टोल का, क्या काम है मेफिप्रोस्टोल का, आपको समझ में आ गया। मीजोप्रोस्टोल का काम क्या है, मीजोप्रोस्टोल का काम सिंपल सा है सर कि ये सीधा जाता है और मायोमेट्रियम यानी जो मस्कुलर लेयर है उस पर जाकर ये बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद वहां पर स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अगर बार बार यूटेराइन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो सर्विक्स क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, यानी सर्वाइकल सॉफ्टनिंग वहां पर देखने को मिलेगी, सर्वाइकल डायलेशन वहां देखने को मिलेगा, जो कि क्या करेगा, एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट को क्या करवा देगा, एक्सपल्सन करवा देगा। तो हुआ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, याद रखना भूलना नहीं है। और किसके अगेंस्ट काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 के एनालॉग ये काम करता है। याद रखे प्रोस्टाग्लैंडिन E1 के एनालॉग ये हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन करवाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, अबॉर्शन कहेंगे। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं कि किस रूट से इनको दिया जाता है, जो दोनों मेडिसिन हैं उनको किस किस रूट से दिया जाता है। क्या इनको ओरली देंगे, क्या इनको आईवी देंगे, क्या आईएम देंगे, इंजेक्शन के थ्रू देंगे या टैबलेट थ्रू देंगे, किस थ्रू देंगे, क्या इसका ओरल रूट होगा, क्या इसका रूट होगा, वो अपन देखते हैं। तो यहां पर देखिए पहले अपन देखते हैं मीजोप्रोस्टोल का रूट। मीजोप्रोस्टोल कैन बी गिवन थ्रू द डिफरेंट रूट, अलग अलग रूट से इसको दिया जा सकता है, अलग अलग रूट से इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। पहला रूट इसको ओरल रूट से दिया जा सकता है, यानी टैबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल होती हैं। बक्कल रूट से दिया जाता है, वेजाइनल रूट से दिया जा सकता है, और सबलिंगुअल रूट से ये दिया जा सकता है। यानी बेसिक जो रूट है इसका टैबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल होती हैं, और इसको ओरल रूट से भी दे सकते हैं, बक्कल रूट से भी दे सकते हैं। बक्कल रूट भी ओरल रूट की तरह ही होता है, एक तरीके से उसी का सिमिलर है। उसके अलावा वेजाइनल रूट से दिया जा सकता है, सब लिंगुअल यानी टंग के नीचे प्लेस करके भी इसको दिया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। उसके अलावा सब लिंगुअल रूट इज मोस्ट रिकमेंडेड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजोप्रोस्टोल एज हैज पास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, फास्टेड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखिए सबसे बेस्ट जो रूट माना गया है वो सबलिंगुअल का माना गया है। कौन सा रूट सबसे प्रीफर किया गया है, सबलिंगुअली। आपने देखा होगा सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन करके आती है टेबलेट, उसको भी सबलिंगुअली दिया जाता है पेन को रोकने के लिए, पेन को रिलीफ करने के लिए, क्योंकि सबलिंगुअली में क्या करता है, काफी अच्छी तरीके से ये वर्कआउट होती हैं, फास्टेस्ट एक्शन ये करती हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रोलॉन्ग एक्शन ये करवाती हैं। तो सबसे बेस्ट रूट होता है मीजोप्रोस्टोल का, दैट इज सबलिंगुअल। बाकी इसको ओरल भी दे सकते हैं, बक्कल कैविटी के थ्रू या बक्कल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं, और वेजाइनल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे फास्टेस्ट अपन देखें तो सबलिंगुअली इसको बेस्ट माना गया है, सबलिंगुअली बेस्ट रिकमेंडेड किया हुआ है। चलिए आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो इसका रूट ये हो गया। आगे अपन देखते हैं तो मीजोप्रोस्टोल का रूट ये हो गया। अगर मेफिप्रोस्टोल की रूट की बात करें तो उसका भी सेम इसी तरीके से रूट यूज कर लेते हैं। ठीक है, मीजोप्रोस्टोल या मेफिप्रोस्टोल दोनों ही सेम रूट तरीके से अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन के अंदर जो प्रोटोकॉल है, क्या प्रोसेस यूज की जाती है, कब कब ये मेडिसिन दी जाती हैं। ऐसा नहीं कभी भी ले लो इसको, कभी भी नहीं लिया जाता है। एक बेसिक प्रोटोकॉल इसका यूज किया जाता है। एक बेसिक प्रोटोकॉल को यूज करते हुए मेडिसिन दी जाती हैं, तभी जाकर एक सक्सेसफुली क्या हो पाता है, अबॉर्शन हो पाता है। तो याद रखिए, बढ़ते हैं प्रोटोकॉल को जानते हैं कि किस किस दिन पर ये मेडिसिन दी जाती हैं, कौन सी मेडिसिन किसके साथ दी जाती हैं, अपन आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए,
और चैनल पर अभी तक आप विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके से कंटिन्यूअसली सेशन आपको मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं इसका प्रोटोकॉल, मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन का क्या प्रोटोकॉल है, क्या इसकी प्रोसेस है, यानी MMA की क्या प्रोसेस है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। देखिए मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन की जो प्रोसेस है, टिपिकली रिक्वायर 3 विजिट। कितने विजिट होते हैं? एटलीस्ट 3 विजिट यहाँ पर करने होंगे। कितने विजिट होंगे? 3 विजिट यहाँ पर करने होंगे। अगर MMA यूज कर रहे हैं, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 विजिट यहाँ पर लिए जाएंगे। पहला विजिट पहले दिन, पेशेंट जिस दिन आएगा उसी दिन उसको मेडिसिन दे दी जाएगी और उसी दिन कह दिया जाएगा इनको आपको ले लेना है। उसके अलावा उससे कहा जाएगा अब आप आज से छोड़कर तीसरे दिन आप वापस आओगे, तीसरे दिन वापस विजिट करोगे। एक तो पहला दिन, उसके बाद पेशेंट से कहेंगे तीसरे दिन, आज से तीसरे दिन पर आप आओगे। उसके बाद जब तीसरे दिन आएंगे, पेशेंट तीसरे दिन आएगा, उसके बाद उसको कहा जाएगा कि अब 15वें दिन में आना है। किस दिन? 15वें दिन, यानी एक पहला दिन, फिर 3rd डे, फिर 15 डे पर ये मेडिसिन दी जाती, याद रखें। तो एटलीस्ट 3 विजिट यहाँ पर रिक्वायर होते। आगे चले। When the MMA drug are used by the woman and to be confirm the completion of abortion process, और जब ये ड्रग दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं लेडी को, तो लेडी से कहा जाएगा, लेडी से पूछा जाएगा क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या इससे रिगार्डेड आपको पता चल रहा है कि क्या कंडीशन हो रही है। तो पेशेंट से भी पूछते हैं और उसके रिगार्डेड जो भी बातें होती हैं वो आपस में काउंसलिंग के थ्रू, गाइडलाइन के थ्रू गाइडेंस की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 विजिट यहाँ पर एटलीस्ट किए जाएंगे। 3 विजिट में कौन सी ड्रग कैसे देनी है, देखिए समझते हैं। यहाँ पर एक इंडेक्स बनाई हुई है, इंडेक्स के अंदर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए इंडेक्स बनाई हुई है, इस इंडेक्स में फर्स्ट जो कॉलम बना हुआ है जिसके अंदर विजिट शो कर रखा है, फिर डे शो कर रखा है, इधर ड्रग का यूज शो कर रखा है, कैसे ड्रग को यूज करनी है। सबसे पहले दिन पेशेंट आया, सबसे पहले दिन पेशेंट आया, क्लाइंट आई, लेडी आई, पहले दिन पर क्या करना है। देखिए पहले विजिट में पहले दिन पर क्या करना है, ठीक है, पहले दिन पर क्या करना है। तो पहले दिन कंडीशन में या पहले डे, फर्स्ट डे लेडी को मेफिप्रोस्टोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मेफिप्रोस्टोन दिया जाएगा। किस रूट से? ओरल रूट से दिया जाएगा। सबसे पहले दिन लेडी को क्या दिया जाएगा? मेफिप्रोस्टोन दिया जाएगा ओरली। कितना डोज दिया जाएगा? 200 mg दिया जाएगा। याद रखें पहले दिन अगर लेडी आती हैं, पहले विजिट के अंदर लेडी आती हैं तो लेडी को मेफिप्रोस्टोन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मेफिप्रोस्टोन दिया जाता है, ओरल रूट से दिया जाता है और 200 mg दिया जाता है। कितना? 200 mg दिया जाता है, याद रखें। उसके साथ क्या दिया जाता है? एंटी डी 50 माइक्रोग्राम RH नेगेटिव भी दिया जाता है। याद रखें दोनों दिया जाता है पेशेंट को। क्या दिया जाता है? 200 mg का मेफिप्रोस्टोन ओरली दिया जाता है। उसके अलावा एंटी डी 50 माइक्रोग्राम का RH नेगेटिव अगर हैं, अगर लेडी RH नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में एंटी डी 50 माइक्रोग्राम दिया जाता है। अगर RH नेगेटिव नहीं है तो फिर सिंगली उसको 500 mg का मेफिप्रोस्टोन ओरली दिया जाता है। फर्स्ट विजिट कंप्लीट। अब फर्स्ट विजिट कंप्लीट होने के बाद लेडी घर जाती हैं। घर जाने के बाद उसको जो भी होता है, उसको जब वो घर जाती हैं तो उसको सब बताया जाता है कि इससे रिगार्डेड कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट आपके अंदर आ सकता है, आपका टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, आपको फीवर वगैरह आ सकता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको पेन हो सकता है, एब्डोमिनली पेन हो सकता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ बताया जाता है और लेडी पहचान लेती है और लेडी ज़्यादा घबराती नहीं। उसके बाद अब वापस वो दूसरे विजिट पे आती है, लेकिन सेकंड विजिट पर वो आती है किस दिन? तीसरे दिन पर। सेकंड विजिट कितने दिन बाद? एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, यानी तीन दिन के बाद आती है। वो तीसरे दिन पेशेंट पर आता है, तीसरे दिन पेशेंट वापस डॉक्टर के पास आता है। अब कौन कौन सी ड्रग देनी चाहिए देखिए कौन कौन सी ड्रग देनी चाहिए। पेशेंट आएगा, पेशेंट आने के बाद पेशेंट कहेगा कि सर मुझे पेन भी हुआ था, यानी मुझे दर्द भी हुआ था और मुझे नोजिया और वोमिटिंग भी
हुई थी, मतलब नोजिया वोमिटिंग की कंप्लेंट भी वो करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ड्रग क्या क्या देंगे। तो अब देखिए पहले दिन कितना मेफिप्रोस्टोल दिया वहां पर 200 माइक्रोग्राम का। अब यहां पर क्या देंगे 400 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम का क्या देंगे मीजोप्रोस्टोल देंगे। क्या देंगे 400 माइक्रोग्राम का मीजोप्रोस्टोल देंगे। टेबलेट जो आती है इसकी 200 माइक्रोग्राम की आती हैं। मीजोप्रोस्टोल की जो टेबलेट आती हैं 200 माइक्रोग्राम की आती हैं। तो आप 2 टेबलेट यहाँ पर लेडी को दे देंगे। कितने टेबलेट 2 टेबलेट लेडी को दे देंगे। किसी भी रूट से आप दे देंगे, उसको प्रीफर कर देंगे। सबलिंगुअली भी दे देंगे, ओरली भी दे सकते हैं, वेजाइनली भी दे सकते हैं, या फिर बक्कल भी दे सकते हैं। बेसिकली आप देना चाहे तो सबलिंगुअल या ओरल बेसिकली देना चाहिए, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेडी आई उसको कितना दिया 400 माइक्रोग्राम का मीजोप्रोस्टोल दिया, और एक टेबलेट कितने की आती है 200 माइक्रोग्राम की आती है। उसके अलावा पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देंगे, लाइक आइबुप्रोफेन वगैरह दे सकते हैं। एंटी इमेटिक्स पेशेंट को देंगे क्योंकि वो कंप्लेन करती हैं कि मुझे वोमिटिंग्स नोजिया वोमिटिंग भी हुई है, और अगर कॉन्ट्रासेप्टिव की रिक्वायरमेंट है तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी लेडी को दिए जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो 2 विजिट हमने कंप्लीट कर ली। तीसरी विजिट हम कंप्लीट करते हैं। अब लेडी वापस आती है 3rd विजिट में। लेडी वापस आती है 3rd विजिट में, और 3rd विजिट होती है आपकी 15 डे पर, यानी 15वें दिन पर आप 3rd विजिट होती है। और इस विजिट के अंदर आप क्या करते हैं, इस विजिट के अंदर कंफर्म एंड एंश्योर द कंप्लीशन ऑफ एबॉर्शन। जो भी लेडी आती हैं उससे कंफर्म किया जाता है कि एबॉर्शन हुआ या नहीं हुआ, उससे रिगार्डेड सारी बातें पूछी जाती हैं, उससे रिगार्डेड सारी हिस्ट्री ली जाती हैं, पूरी काउंसलिंग करवाई जाती हैं, पूरी काउंसलिंग वहाँ पर अरेंज की जाती है कि क्या हुआ, आपको पहले जैसी कंडीशन है, पेन हुआ, जो भी कंडीशन है, क्लिनिकल फीचर सारे कुछ पेशेंट से पूछा जाता है, असिस्ट किया जाता है। उसके अलावा ऑफर किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव का। अगर एबॉर्शन हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है, इफ ऑलरेडी डन तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो ये जो सेशन है वो वापस एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। बाकी उम्मीद है कि यहाँ तक 3 सेशन के अंदर उसका एबॉर्शन है कंप्लीट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर रिपीट भी किया जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा MMA के रिगार्डेड। इसका रिमेनिंग पोर्शन अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा तीनों विजिट के बाद पेशेंट के रिगार्डेड हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से पूरी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट के रिगार्डेड काउंसलिंग करेंगे, और पूरा बेसिक फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेडी का पूरा फिजिकली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देन आफ्टर अगर लगता है कि एबॉर्शन नहीं हुआ है तो ये जो रूटीन है वो वापस से दोहराया जाता है, वापस से रिपीट किया जाता है। अगर लगता है कि नहीं ये इफेक्टिव नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर सर्जिकली मेथड्स काम में लिए जाते हैं। ध्यान रहे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेडिकल मेथड यहाँ पर इफेक्टिव नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में सर्जिकली मेथड्स काम में लिए जाते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा MMA के रिगार्डेड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद गेदर प्रोसेस, गेदर अप्रोच मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो गेदर अप्रोच आपने नहीं देखा है तो गेदर अप्रोच भी आप अच्छी तरीके से देखें, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसके रिमेनिंग पोर्शन गेदर अप्रोच यहाँ है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही अवेलेबल करवा दिया है। इसके बाद हम सर्जिकली प्रोसीजर यूज करेंगे एबॉर्शन करने के लिए। अगर मेडिकली इफेक्टिव नहीं है तो सर्जिकली अपन यूज करेंगे। सर्जिकली में बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर सेशन आपको जरूर मिले। और अगर अभी तक आप मेंबर नहीं बने तो मेंबरशिप भी जरूर ले लीजिएगा। अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है या होम पेज पर ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाए, ताकि सारे सेशन, सभी फैसिलिटीज आपको मिल सके, सारे मटेरियल्स आपको अवेलेबल हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही।